दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट क्या है, तो वो कहेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज सीरीज, जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और जिसमें ना जाने क्रिकेट की कितनी कहानियां बसती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एशिया सीरीज को एशेज क्यों बुलाया जाता है? ये नाम यूं ही नहीं इस सीरीज को दे दिया गया था। उसको ये कनेक्टेड की सबसे लेजेंडरी दो टीम्स के बीच होने वाली जंग है, जिसकी कहानी में आप जाएंगे तो आपको प्यार, तकरार और बहुत सारा इतिहास देखने को मिलेगा। और आज इस इतिहास को टटोलते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इसका का नाम एशेज पड़ा और क्या है ये पूरी कहानी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और पहले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साल 1881 में जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई, 4 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हराया। अगले साल जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के लिए आई, सभी को लगा कि इंग्लैंड अपने जमीन पर उस हार का बदला तो जरूर लेगा। लेकिन इंग्लैंड को उनके ही जमीन पे, उनके ही घर वालों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरह से हराया। इंग्लैंड की टीम सेकंड इनिंग्स में 85 रन के टारगेट को भी चेज नहीं कर पाई और 7 रन से मैच हार गई। ब्रिटिश अखबार द स्पोर्टिंग टाइम्स ने तब वो आर्टिकल लिखा, इंग्लिश क्रिकेट मर गया है, बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राख को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। ब्रिटिश अखबार के वो शब्द दो देशों के बीच खेल की एक ऐसी जंग की नींव रख रहे थे, जो सदियों तक उन दो देशों की आत्मसम्मान की निशानी बनने वाली थी। अपनी हार से नाराज इंग्लैंड ने 1882-1883 में ऑस्ट्रेलिया में एक नया टूर्नामेंट प्लान किया। इस वक्त इंग्लिश कैप्टन इवो ब्ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले ही बयान दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो एशियंस वापस इंग्लैंड लेकर आएंगे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया का भी बयान सामने आया कि अगर ऐसी बात है तो वो भी कसम खाते हैं कि इन्हें हर कीमत पर डिपेंड करेंगे और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जाने देंगे। उस टाइम कोई ट्रॉफी नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ट्रॉफी बहुत बाद में आया। ये दोनों ही कैप्टन सम्मान और गौरव के लिए लड़ रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार भी थे। दोस्तों, इंग्लैंड टीम ने हार के डर से ऑस्ट्रेलियाई टीम से मैच खेलने से पहले कई फ्रेंडली मैच भी खेले और ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड स्टेट में हो रहा था, जिसके मालिक थे लॉर्ड जॉन क्लार्क। मैच खत्म होने के बाद जॉन क्लार्क की बेबीसिटर फ्लोरेंस मफी ने स्टंप से बेल्स उठाए और जला दिया। जलने के बाद वो बेल्स राख बन चुकी थी और क्योंकि इस राख को कलेक्ट करने के लिए उनके पास कोई और चीज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एक खाली हुई परफ्यूम बॉटल में सरा को भर दिया। शाम को एक पार्टी के दौरान इंग्लिश टीम से मफी का सामना हुआ और उन्होंने इंग्लिश कैप्टन की चुटकी लेते हुए उन्होंने वो बॉटल दी और कहा कि आप चाहे तो उसको इंग्लैंड वापस ले जा सकते हो, कह दीजिएगा कि मैं वापस ले आया। मफी का ये इशारा था कि इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएगी तो क्यों ना अपनी नाक बचाने के लिए इस बॉटल ले जाए। इंग्लिश कैप्टन गुस्सा नहीं हुए बल्कि उन्होंने बॉटल अपने पास रख ली। कुछ दिनों में मैचेस हुए, वो इंग्लैंड जीत गई। इस जीत के साथ वो इंग्लैंड की जनता के पास पहुंची जहां उनका भरपूर स्वागत हुआ। मतलब पब्लिक में इंग्लिश कैप्टन है। वो बॉटल निकाली और कहा कि वो वापस ले आए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह यहां भी कई ट्विस्ट आ रहे हैं। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद ही इंग्लिश कैप्टन फिर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, लेकिन अपनी टीम के साथ नहीं है बल्कि बिल्कुल अकेले, क्योंकि इस बार वो लड़ने नहीं बल्कि अपने प्यार का इजहार करने आए थे। वो जाकर मफी से मिले और उन्होंने उसे बताया कि उसकी कॉन्फिडेंस से वो काफी इम्प्रेस हुए थे। और ना सिर्फ इम्प्रेस हुए बल्कि मफी से उन्हें प्यार भी हो गया। इतना कि उन्होंने मफी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मफी ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्रिकेट की पिच से दूर इन दोनों की ये पार्टनरशिप 45 साल तक चली और इस बीच वो बॉटल जो मफी ने उन्हें 1882 में दी थी और उनके घर में उनके प्यार की निशानी के रूप में किसी शील्ड की तरह रखी रही। इवो ब्ली के गुजर जाने के बाद मफी ने वो ट्रॉफी एमसीसी के हवाले कर दी और एमसीसी ने उसे अपने यहाँ एक यादगार के तौर पर रख लिया। क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट हमें ये सिखाता है कि हमें अपने फेलियर और सक्सेस को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि हम जब भी फील्ड पे जाते हैं हमें हमेशा शुरू से शुरू करना होता है। 100 साल बाद 1981 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को उनके ही घर में उनके ही घर वालों के सामने ललकार रहा था।
सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। दूसरा मैच ड्रॉ रहा। इयान बॉथम उस वक्त इंग्लैंड टीम के कप्तान थे। कप्तानी से पहले अपने 25 टेस्ट मैच में की बैटिंग एवरेज 14.48 और बॉलिंग एवरेज .523 इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को कप्तानी का प्रबल दावेदार बना दिया कि वो अपने परफॉर्मेंस की तरह टीम के परफॉर्मेंस को भी बेहतर करेंगे। लेकिन कुछ महान प्लेयर्स कप्तानी के लिए नहीं बने होते हैं। उनमें से बॉथम एक थे। इस सीरीज में आने से पहले के कप्तानी में इंग्लैंड 10 मैच में एक बार भी विजेता नहीं था। 10 में से 7 ड्रॉ और 3 हार। उनके फॉर्म पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। कप्तानी में उनकी बैटिंग एवरेज फिसलकर 14.23 आ गया और बॉलिंग एवरेज 34.79। दूसरे टेस्ट में दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुए और बॉलिंग में भी कोई दमखम नहीं दिख रहा था। ये उनके करियर का सबसे डार्क फेज था। मीडिया और हर जगह ये बात होने लगी कि बॉथम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उन्हें बेदखल करने ही वाली थी कि बॉथम ने अपना इस्तीफा चेयरमैन ऑफ बट सर को सौंप दिया। इयान बॉथम अब अगले मैच में ऐसा प्लेयर खेलने वाले थे। तीसरा टेस्ट मैच लीड्स हेडिंग्ले में खेलना था। इंग्लैंड के पास अपना स्वाभिमान बचाने का एक और मौका था। टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 401 रन का स्कोर बनाया। इयान बॉथम ने इस पारी में 6 विकेट लिए। जवाब में बैटिंग करने आई इंग्लैंड की टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई। बैटिंग करते हुए बॉथम का अर्धशतक, लेकिन इंग्लैंड की टीम फॉलो ऑन को नहीं बचा सकी। ऑस्ट्रेलिया के पास 227 रन का विशाल लीड था। इस सिचुएशन में 500 में से एक बार ही ऐसा होता कि इंग्लैंड टीम यहां से जीत पाती। इंग्लैंड की सेकंड इनिंग की बैटिंग शुरू हुई। चौथे दिन के शाम 3 बजे तक इंग्लैंड का स्कोर था 135 पर 7 विकेट। इंग्लैंड अब भी 92 रन पीछे था। ऑस्ट्रेलिया और जीत के बीच सिर्फ 3 विकेट का फासला था। लेकिन इस छोटी सी फसले के बीच बॉथम चट्टान बनकर खड़े थे। ग्राम डेली उनके साथ पिच पे थे और बॉथम ने आप कसम खा ली थी कि हर बॉल वो बाउंड्री के बाहर ही मारेंगे। उस इनिंग्स की बैटिंग में और आज के टी20 की बैटिंग में कोई फर्क नहीं था। सिर्फ 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मंगलवार की सुबह 5वें दिन की शुरुआत में टीम 356 रन पर ऑल आउट हो गई। 149 रन नॉट आउट उनके टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 130 रन चाहिए थे और पूरे दिन का खेल बचा था। यहां से कोई चमत्कार ही इंग्लैंड टीम को जिता सकती थी और ये चमत्कार किया बॉब विलिस ने, जिन्होंने 8 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन पर ढेर हो गई और इंग्लैंड वो मैच 18 रन से जीत गई। प्लेयर ऑफ द मैच इयान बॉथम, जो अगर फॉलो ऑन में ये पारी नहीं खेलते तो टीम के पास पलटवार करने का मौका ही नहीं रहता। 6 मैच की सीरीज को इंग्लैंड ने 3-1 से जीत लिया और एशेज को अपने पास रिटेन किया। इयान बॉथम को अपने परफॉर्मेंस के लिए 1981 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड सेरेमनी के इतिहास में तीसरी दफा किसी क्रिकेटर्स को यह अवार्ड मिला था। इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया था और वो टूर्नामेंट जो इस खेल के बादशाह के लिए खेला जाता है, उस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अपनी बादशाहत एक बार भी नहीं दिखा पाया। इंग्लैंड एक बार भी विश्व कप नहीं जीत सका। 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पास इससे अच्छा मौका नहीं होता। पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने थी। न्यूजीलैंड के 241 रन के टारगेट को चेस करते हुए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर धाराशाही हो चुकी थी। वहां से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और अपनी नाबाद 84 रन की मदद से मैच को टाई कराया। जहां सुपर ओवर में इंग्लैंड ने मैच जीता और पहली बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। बेन स्टोक्स का नाम इंग्लैंड और दुनिया की सभी गलियों में गूंज रहा था। बेन स्टोक्स अपने करियर के पीक पे थे। फिर शुरू हुई एशेज सीरीज। ऐसा लग रहा था जैसे 38 साल पहले की कहानी दोबारा किसी ने चला दी थी, बस किरदार अलग थे। लेकिन स्वाभिमान की जंग को जीतने की आग की लौ अभी भी धधक रही थी। और फिर आया लीड्स हेडिंग्ले का वो तीसरा टेस्ट मैच। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया 179 रन पर सिमट गई। जवाब में बैटिंग करने आई इंग्लैंड 67 पे ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पास 111 रन की लीड थी।
सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 246 रन बनाया और मैच जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को 359 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स के टोटल से 5 गुना ज्यादा रनस यहां भी कोई चमत्कार ही इंग्लैंड टीम को ये मैच जीतवा सकता था। तीसरे दिन के आखिर में इंग्लैंड का स्कोर था 156 पर 3 विकेट। बेन स्टोक्स ने अपने पहले 50 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाए थे, एक छोर से जो रूट को स्पोर्ट कर रहे थे। चौथा दिन शुरू हुआ। चौथे ओवर में हेजलवुड की बाउंसर स्टोक्स के हेलमेट पर लगी। उस बाउंसर ने मानो स्टोक्स को जगा दिया था। दूसरी तरफ एक एक करके विकेट गिरती गई। पहले जो रूट, फिर ब्रिस्टो, तो बटलर का रन आउट, जिसमें कहीं ना कहीं स्टोक्स के भी गलती थी। इंग्लैंड ने पिछले 5 विकेट सिर्फ 48 रन पर खो दी थी। आखिरी विकेट के लिए जैक लीच आए। जीत के लिए अभी भी इंग्लैंड को 73 रन चाहिए थे। दूसरी छोर पे बेन स्टोक्स मौजूद थे। उस 73 रन का पीछा करते हुए स्टोक्स ने लीच को कम से कम स्ट्राइक दिया। ओवर की आखिरी 2 बॉल पर ही लेट स्ट्राइक पे रहते थे। स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को चार्ज करना शुरू किया। लाइन कमिंस, हेजलवुड किसी को नहीं बख्शा। इसी बीच स्टोक्स ने एक चौके के साथ अपना शतक पूरा किया। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो स्टोक्स ने ना ही अपने अर्धशतक पे ना ही शतक पे सेलिब्रेट किया। उन्हें पता था कि इस माइलस्टोन के कुछ मायने नहीं है अगर वो टीम को यहां से मैच नहीं जीता पाए। मैच जीतने के डिटर्मिनेशन उनके आंखों में दिख रहा था। इंग्लैंड का स्कोर 350 पर 9 विकेट जीत के लिए अब भी 9 रन चाहिए थे। कमिंस की आखिरी 2 बॉल लीच को फेस करना था और आखिरी बॉल पे ये एलबीडब्ल्यू अपील। ऑस्ट्रेलिया ने डेस्परेट होकर रिव्यू ले लिया। बॉल लेग साइड के बाहर पिच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के पास अब एक भी रिव्यू नहीं बचा था। ये बात उन्हें आगे चल के कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये शायद उन्हें नहीं पता था। जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। लाइन के बॉल पे स्टोक्स ने रिवर्स स्वीप मारा। स्टोक्स अपनी जगह पर ही थे लेकिन लीच रन के लिए भागे और आधी पिच तक पहुंच चुके थे। कमिंस का थ्रो और लान ने बॉल ड्रॉप कर दिया। इससे सिंपल रन आउट नहीं हो सकता था। प्रेशर सिचुएशन में बहुत ही कम लोग अपने नर्वस पे कंट्रोल रख पाते हैं। ओवर की आखिरी बॉल और एक बड़ी एलबीडब्ल्यू अपील। अंपायर जोएल विल्सन ने अपील को खारिज कर दिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टोक्स आउट थे। ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यूज नहीं बचा था। लगता है ऊपर वाला उस दिन इंग्लैंड के खेमे में थे। आखिरी बॉल के कारण स्टोक्स स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके और कमिंस की अगली पूरी ओवर लीच को खेलना था। तीसरी बॉल पे लीच ने टाइट सिंगल लिया, उसके बाद स्टोक्स की ये कट शॉट। ये इमोशन साफ बयां कर रही थी कि ये मैच इंग्लैंड के लिए क्या मायने रखती थी। इस परफॉर्मेंस के लिए 2019 बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।